Hello and good morning everyone. I welcome you all at Eduverse News Analysis. Today is 20 April 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Eduverse News Analysis. Link आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना. नाउ आवर फर्स्ट आर्टिकल इज India's population to edge ahead of China's by mid 2023 says UN. UN ने यहाँ पे डेटा रिलीज किया है और उस डेटा में UN ने कहा है कि इंडिया इज सेट टू ओवरटेक चाइना टू बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री बाय द मिडिल 2023. मिडिल 2023 तक हम क्या कर देंगे, चाइना को सरपास कर देंगे, ओवरटेक कर देंगे और वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री यहाँ पर बन जाएंगे. आप यहाँ पे ग्राफ देखेंगे, एट प्रेजेंट ये मिलियंस में डेटा दिया हुआ है. इंडिया की जो पॉपुलेशन है कितना है 1428.6 ओके और चाइना की अगर हम बात करें तो 1425.7. तो अभी हम कुछ पॉइंट्स ही क्या है चाइना से यहाँ पर आगे हैं, बट ये कहा जा रहा है कि इन द मिडिल 2023 का जब मिडिल हम पहुंचेंगे तब तक हम चाइना को और ज़्यादा क्या कर सकते हैं, ओवरटेक यहाँ पर कर सकते हैं. ओके अभी यहाँ पर ये जो डेटा रिलीज किया जाता है कि यहाँ पर ये कोई भी कंट्री वर्ल्ड की मोस्ट जो पॉपुलस कंट्री है, इसका जो डेटा रिलीज किया जाता है वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, जो टोटल फर्टिलिटी रेट होती है विमेंस की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम डेटा रिलीज करते हैं. तो टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होती है कि पर वुमेन यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हो रहे हैं, आप मतलब पर वुमेन यहाँ पर चाइल्ड देखा जाता है कि पर वुमेन यहाँ पर कितने चिल्ड्रन हो रहे हैं. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है एट प्रेजेंट वो कितना है 2.0% है. तो आपको यहाँ पे ये डेटा याद रखना है. ओके किसी भी कंट्री की देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन होती है. आइडियली अगर हम देखें हर कंट्री में कुछ यहाँ पर जन्म भी होता है, एक मोर्टेलिटी रेट होती है, एक फर्टिलिटी रेट होती है. कुछ लोग यहाँ पर मरते भी हैं, डेथ होती है, और कुछ लोग यहाँ पर उनका जन्म भी होता है, बर्थ होता है. ठीक है, तो अगर हम आइडियली देखें तो जो यहाँ पे रिप्लेसमेंट फैसिलिटी रेट होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2.1 होना चाहिए. अगर हम आइडियली किसी भी जो हमारी रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ होती है और कुछ लोगों का यहाँ पर बर्थ होता है, तो जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट होनी चाहिए आइडियली 2.1 होनी चाहिए. अगर इससे कम होती है तो वो हमारे लिए क्या हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. इट मीन्स यहाँ पर अगर जो रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट अगर किसी भी कंट्री की कम होती है तो इट मीन्स वहाँ पर क्या है, जो आपकी ओल्डर जनरेशन है, ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है और आपकी जो यंगर पॉपुलेशन है वो क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. तो ये किसी भी कंट्री के लिए आइडियली अच्छा नहीं होता है. ओके मतलब कि आपको जब ओल्डर पॉपुलेशन है तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है कंट्री के ऊपर, और लाइबिलिटी यहाँ पर जब बढ़ जाती है तो पूरा जो स्ट्रेस होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर होता है और कंट्री जो है वो ग्रोथ नहीं कर पाती है. अब ऐसा कहा जाता है कि अगर यहाँ पर हम सारी पॉपुलस कंट्री बन रहे हैं, ओके जो पॉपुलेशन है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. मगर इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, जो पॉपुलेशन तो ऑल्दो हम यहाँ कह रहे हैं कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, बट जो ये ग्रोथ रेट है वो कैसी है, स्लो है. आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि ऑल्दो वी आर इंक्रीजिंग, मतलब कि यहाँ पे पॉपुलेशन हमारी इंक्रीज हो रही है, बट जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वो कैसी है, स्लो है. ओके तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट हो गया. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि जो पॉपुलेशन है बढ़ती जा रही है तो ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छा होता है या फिर बुरा होता है. तो अगर हम पॉपुलेशन किसी भी कंट्री के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, एज अ एसेट वो यहाँ पे वर्क कर सकता है. कैसे, अगर हम पॉपुलेशन पर अच्छा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, उन्हें पूरी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो ये जो पॉपुलेशन है वो हमारे लिए कैसा काम कर सकती है, एज अ एसेट यहाँ पर काम कर सकती हैं हमारे लिए, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं. एज अ ह्यूमन रिसोर्स ये हमारे सामने आ सकती हैं. बट अगर आपके पास यहाँ पर पॉपुलेशन है बट वो सारी की सारी जो पॉपुलेशन है कैसी है, ओल्डर है ना, ओल्डर पॉपुलेशन है, तो वो वहां पर क्या हो सकती है, हमारे लिए एज अ एसेट यहाँ पर वर्क नहीं करती, वो हम किसी भी कंट्री के लिए क्या बन जाती है, एक लाइबिलिटी यहाँ पर बन जाती है. ओके तो आई होप आपको यहाँ पे पूरा क्लियर होगा. अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है पॉपुलेशन यहाँ पर इंक्रीज होती जा रही है बट पॉपुलेशन कंट्रोल के भी कुछ मेजर्स होंगे. हाँ है, क्या क्या हो सकते हैं मेजर्स की, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विमेन एम्पावरमेंट सबसे पहला पॉइंट. तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं मेनली तो हमें क्या करना होगा, विमेन एम्पावरमेंट करना होगा.
गवर्नमेंट यहाँ पे क्या ला सकती है, पॉलिसीज एंड प्रोग्राम ला सकती है, बट गवर्नमेंट को भी यहाँ पे इंश्योर करना होगा। हमने देखा है कि हमारे भी कुछ स्टेट्स में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पॉलिसी लेकर आती है कि 2 चाइल्ड पॉलिसी, 3 चाइल्ड पॉलिसी। अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आपको जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उनको कुछ जो फैसिलिटीज होती हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती हैं। तो इससे क्या होता है, जो धीरे धीरे पॉपुलेशन रेट होती है, हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो फर्टिलिटी रेट है वो धीरे धीरे यहाँ पर कम होने लगती है। तो इससे क्या होता है, हमारी जो पॉपुलेशन है, यंगर जो जनरेशन होती है, उनका जो नंबर है वो कम होने लगता है, और जो ओल्डर जनरेशन है, आप ऐसा कह सकते हैं ओल्डर पॉपुलेशन है, वो यहाँ पर इंक्रीज होने लगती है। तो आप पॉलिसीज तो लेकर आए, बट यहाँ पर हमें इंश्योर करना होगा कि जो ये पॉलिसी आ रही है उसमें हमारी यंगर जनरेशन इसमें इंक्लूड हो। सेकंड, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेकंड अगर हम देखें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, एजुकेशन को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जो एक रिलेशन होता है किसके बीच में, यहाँ पे पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन का बहुत बड़ा एक, आप ऐसा कह सकते हैं कि रिलेशन होता है, एक विशियस साइकिल चलती है पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन के बीच में, कि अगर पॉपुलेशन ज्यादा है तो यहाँ पे पॉवर्टी है, पॉवर्टी ज्यादा है, पॉवर्टी के कारण यहाँ पर क्या है, पॉपुलेशन यहाँ पर कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है। तो इस विशियस साइकिल को हम क्या कर सकते हैं, इस पर स्ट्राइक करके जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो हमने ये सारे पॉइंट्स देख लिए कि हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज सेंटर आस्क्ड स्टेट टू इम्पोर्ट न्यू रूल्स टू चेक स्ट्रे डॉग्स नंबर। अब यहाँ पर क्या हुआ, देखिए कंटिन्यूसली हमने यहाँ पे केसेस देख रहे हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स का यहाँ पे अटैक है वो यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ हमें नजर आ रहा है। हमने कुछ दिनों पहले एक नोएडा का केस देखा था, उसमें यहाँ पर एक वुमेन के ऊपर जो स्ट्रीट डॉग से उन्होंने अटैक किया था। कुछ ही दिनों पहले हमने जो AMU यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर जो 65 ईयर ओल्ड मैन के ऊपर जो स्ट्रीट डॉग से उन्होंने अटैक कर दिया थे और ऑन द स्पॉट उनकी यहाँ पे डेथ हो चुकी थी। और भी यहाँ पे जो केसेस आ चुके हैं, जो चिल्ड्रंस के ऊपर हमने यहाँ पे केसेस देखी कि उनके ऊपर क्या हो रहा है, जो स्ट्रीट डॉग का अटैक है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है। बट यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि जो इंडिया में क्या स्ट्रीट डॉग्स का ये जो अटैक है उसको रोकने के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, तो बट ऐसा नहीं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, AWBI रूल्स हैं, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, और उसके थ्रू यहाँ पे कुछ रूल्स भी निकाले गए हैं। आप कह सकते हैं एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC रूल है, जिसमें ये सारे बताए गए हैं, प्रोविजंस हैं कि आपको जो भी ये स्ट्रीट डॉग्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं उनका बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे, उनका नंबर किस तरीके से हमें डिक्रीज करना है। अब हम US जैसी पॉलिसी तो नहीं यहाँ पर लेकर आ सकते, क्योंकि US में क्या होता है कि लार्ज नंबर में जो स्ट्रीट डॉग्स है उनको यहाँ पर मतलब कि उनको किल कर दिया जाता है। ओके, बट यहाँ पर इंडिया में हमें एक एथिकल परव्यू लेकर चलना होगा। अगर हम इस तरीके की चीजें करते हैं तो एथिकली हम यहाँ पर क्या हो जाते हैं, रॉन्ग हो जाते हैं। तो एक एथिकल परव्यू लेकर चलना होगा, जिसके कारण हमें यहाँ पर जो स्ट्रीट डॉग्स हैं और जो अदर एनिमल्स हैं जिनके साथ ह्यूमन का कन्फ्लिक्ट रहता है, तो उसका जो मतलब कि जो नंबर है उसको हम किस तरीके से डिक्रीज कर सकते हैं। तो इंडिया की अगर हम बात करते हो तो यहाँ पर ABC रूल है, और जो हमारा क्या है, एक आ जाता है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एनिमल एक्ट 1960। इसके अंडर भी यहाँ पर क्या है, प्रिवेंट करता है कि जो एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी है उसको हमें किस तरीके से रोकना है। अब ये जो रूल्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया गया, रिवाइज किया गया है। जो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के अगेंस्ट यहाँ पे रूल्स है, 2001 का यहाँ पे रूल है, उसको अब रिवाइज किया गया है। और यहाँ पर सेंटर ने ये कहा है, जितने भी स्टेट्स हैं उनसे ये कहा है कि जो न्यू रूल्स इन्फोर्स किए जा रहे हैं उनको यहाँ पर आप क्या करें, इन्फोर्स करें, क्योंकि हमारे पास रूल्स तो हैं बट उन्हें इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। ये सबसे बड़ी हमारे लिए क्या प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें ऐसे केसेस जो है फेस करने पड़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जो न्यू रूल्स है उसमें क्या क्या चीजें हाईलाइट की गई हैं कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के हम प्रोग्राम ला सकें, स्टेरिलाइजेशन यहाँ पर करें, और जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उन्हें इम्यूनाइज करें, जो रिहैब सेंटर्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उन पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट्स हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सिटीज हैं, वहां पर जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं, तो वो ज्यादा से ज्यादा जो रिहैब सेंटर की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाए, और हम कुछ ऐसे स्ट्रीट डॉग्स का जो बिहेवियर है अगर हमें ऐसा वारंटली लगता है तो उसको हम रिहैब सेंटर में यहाँ पर भेज दें। ओके, एनिमल बर्थ कंट्रोल की बात करें तो यहाँ पे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो एक रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ हम जॉइंटली इंप्लीमेंट कर सकते हैं जो हमारे एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसके कारण हम यहाँ पर और भी प्रोग्राम ला सकते हैं, जैसे कि एंटी रेबीज प्रोग्राम ला सकते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है कि जब यहाँ पर डॉग्स को एक रेबीज डिसीज होती है और ये क्या होती है, ह्यूमन बींग्स में भी क्या होती है, ट्रांसफर हो जाती है, तो हम यहाँ पे एंटी रेबीज प्रोग्राम को जॉइंटली यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने सारी चीजें देख ली। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज
इन अ फर्स्ट मेघालय स्कूल शट ड्यू टू प्रिवेलिंग हीट वेव। अब देखिए हमने ये हीट वेव की बात करी कि हीट वेव क्या कर रहा है, इंडिया को बहुत ही मतलब कि बहुत ज़्यादा हिट कर रहा है, जिसके कारण यहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि देखिए मेघालय ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का है। आप सभी को पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वो कितना ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्लीजेंट प्लेस है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी भी रहती है। तो वहाँ पर आपको क्या करने पड़ रहा है, स्कूल्स को यहाँ पर बंद करना पड़ रहा है ड्यू टू हीट वेव्स। हीट वेव से बचने के लिए स्कूल्स को वहाँ पर बंद करना पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट वेव्स हमारे लिए कितनी बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम बनता जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं कि देखिए हीट वेव के क्या क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। सबसे पहले तो हमारी हेल्थ पर इश्यूज आते हैं। ओके, जो हमारा यहाँ पे जो मैनुअल लेबर्स होते हैं उनका 60% अगर हम देखें तो मैनुअल लेबर का जो वर्किंग आवर है उसमें 60% ये इम्पैक्ट करता है। इससे हमारी इकोनॉमी पर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर यहाँ पर जब वर्किंग आवर ही हमारे कम हो जाएंगे तो ओवरऑल जो इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। जो हेल्थ डिसीज़ है जैसे कि जो हार्ट डिसीज़ है वो हमें यहाँ पर इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये हीट वेव्स के कुछ क्या है इम्प्लीकेशन से इम्पैक्ट है जो हमें यहाँ पर फेस करने पड़ते हैं। हमने इसकी सॉल्यूशन की भी बात करी थी कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले अब देखिए क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर अर्बनाइज हो रही हैं। अगर हम अर्बन एरिया सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, सारी चीज़ों को क्या कर दिया गया है, कंक्रीट कर दिया गया है। हम घर भी बनाते हैं तो हमारे घर में हम पूरी जो चीज़ें हैं उसमें सीमेंट और इन सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जो क्या करता है वो हीट को ट्रैप करता है। तो अर्बन जो सिटीज़ है आजकल क्या बन चुकी है, वो हीट को पूरा हमने कंक्रीट कर दिया है, जो क्या कर रहा है, हीट को ट्रैप कर रहा है। और हमने उसको एक वर्ड दिया था, आई होप यू रिमेंबर, हीट आइलैंड। तो अर्बन यहाँ पर जो अर्बन सिटीज है आज के टाइम पर वो क्या बन चुके हैं, हीट आइलैंड्स यहाँ पर बन चुके हैं। तो इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ग्रीनरी को प्रमोट करें। ओके, हमारे जो आसपास के जो पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, उन पर वहाँ पे उसको अगर वो सूख चुके हैं तो वहाँ पे उसको और ज़्यादा रिवाइव करने की बात की जा सकती है। हम यहाँ पर प्लांटेशन ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे जो घर हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहाँ पर हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर लेकर आएँ, ऐसा फ्रेमवर्क लेकर आएँ जिससे कि हम ग्रीनरी मतलब कि जो हीट वेव्स है उसको यहाँ पर हम रिफ्लेक्ट कर सकें, उससे यहाँ पर बच सकें। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। Now next article is it is a new assault on India's liberty। अब देखिए ये आर्टिकल हमने कई बार डिस्कस कर चुका है। ये आर्टिकल फिर से उसी के बारे में है कि यहाँ पर जो हमारा आईटी रूल्स हैं उस पर यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका जो एक सेक्शन है उस पर यहाँ पे चेंजेस किए हैं कि अगर कोई भी न्यूज़ ऐसी न्यूज़ आती है जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, मतलब किसी भी फेक न्यूज़ आती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, तो पीआईबी क्या करेगा, उसे डिक्लेयर करेगा एज अ फेक न्यूज़। और उसे जो हमारे इंटरमीडिएट्स हैं जैसे हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक हो गया आपका, इंस्टाग्राम हो गए और जितने भी ट्विटर, तो ये क्या करेंगे, उस न्यूज़ को यहाँ पे स्टक डाउन कर देंगे। हमने इसको कई बार डिस्कस किया, उस आर्टिकल को यहाँ पे फिर से सारी चीज़ें वही बात बताई गई हैं। बट इसमें एक चीज़ आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या जो इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया है कि कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो ये न्यू रूल आया है वो हमारी जो इंडिया की लिबर्टी है उसको असॉल्ट कर रही है। इंडिया की लिबर्टी को एक तरीके से कर्टेल किया जा रहा है। फर्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया कि फेक न्यूज़ क्या है। सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ फेक न्यूज़। सिर्फ अगर हम गवर्नमेंट की जो कोई पॉलिसी आ रही है, कुछ भी है, अगर हम गवर्नमेंट को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वो फेक न्यूज़ के अंडर आ जाता है। हमें ये भी नहीं पता है कि व्हाट इज़ फेक न्यूज़। और गवर्नमेंट को अगर ऐसा लगता है कि ये चीज़, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ये आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल में मैंने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया, तो क्या ये आर्टिकल, क्या मैंने ये सारी चीज़ें क्या फेक न्यूज़ के अंडर आ जाएगा, तो उसको यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया जाएगा। पहला पॉइंट तो इसमें इन्होंने ये बताया। सेकंड पॉइंट इन्होंने ये कहा कि क्या है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। क्या है, नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। कैसे नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या है, एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, हमारे पास ये राइट है कि हमारे पास राइट है फ्री एंड फ्रीडम, हमारे पास फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ फ्री एंड फेयर स्पीच का। ओके, हम यहाँ पे किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ पर कुछ भी बोल सकते हैं। ऑल्दो हमारे पास यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं, आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंडर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस हैं, बट उस रेस्ट्रिक्शंस में ये नहीं बताया गया है कि आप कुछ भी यहाँ पे किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। और जो फेक न्यूज़ है इसके बारे में नहीं बताया गया, उसमें सिर्फ रेस्ट्रिक्शन इस तरीके के हैं कि अगर आप यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं और वो चीज़ें क्या करें, किसी भी सामने वाले पर्सन को डिफेम कर रही हैं, तो उस केस में आपके ऊपर यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगते हैं आपकी स्पीच में। बट अगर उसके अलावा देखें तो यहाँ पर जो फेक न्यूज़ है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये एक तरीके से क्या कर रहा है, जो न्यूट्रलिटी है उसको यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म कर रहा है। थर्ड, इसमें क्लैरिफिकेशन, कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर कोई भी चीज़ कही गवर्नमेंट के बारे में, या फिर कुछ भी यहाँ पे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली और मैंने उसको अपने सामने रखी,
ओके तो यहाँ पे मुझे कोई क्लैरिफिकेशन है और मेरी जो न्यूज़ है पर्टिकुलर चीज़ उसको यहाँ पे स्टक डाउन कर दिया गया, मेरा अकाउंट यहाँ पर बंद कर दिया गया। अब मेरे पास यहाँ पर राइट नहीं है कि मैं अपना यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ले सकूं और मैं अपना यहाँ पे क्लैरिफिकेशन दे सकूं। तो इस आर्टिकल में इसके बारे में ही यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट इसमें ये फोर्थ पॉइंट, इसमें अगर आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 19(1) है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 है, वो यहाँ पर क्या देता है, फ्रीडम ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। ओके आप देखेंगे आर्टिकल 91 क्लॉज ए ग्रांट्स टू एवरी सिटीजन अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। द राइट कैन ओनली बी लिमिटेड थ्रू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस मेड बाय लॉ ऑन द अदर grounds stipulated in Article 19 Clause 2, namely in the interest of sovereignty and integrity of India, the security of state, friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, और इन अ रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। तो हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो हमें यहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हैं वो कैसे लगे हैं कि अगर हमने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जो इंडिया की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को यहाँ पे क्या कर रहा है, हर्ट कर रहा है, तो हम उन वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमारी स्टेट की सिक्योरिटी को यहाँ पे हर्ट कर रहा है तो हम वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। कुछ जो हम स्पीच ऐसे दे रहे हैं जिसके कारण हमारे जो फॉरेन रिलेशंस है, पब्लिक ऑर्डर है, वो यहाँ पर ख़राब हो रहा है, तो हम इस तरीके की जो चीज़ें हैं वहाँ पर हमारे ऊपर क्या है, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। बट अगर हम देखें तो as is plans to seek fake news and misinformation are not ground on which speech can be limited। यहाँ पर फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन का कोई भी ग्राउंड मेंशन नहीं है जिसके कारण जो हमारी स्पीच है उसको यहाँ पे हम लिमिट करें। Okay, no doubt if a piece of information is proved to be false and has a direct bearing on one ground stipulated Article 19 Clause 2, such speech can be limited through a law। हम इन लॉज को, मतलब इस स्पीच को, देखिए आर्टिकल में तो मेंशन नहीं है, बट हाँ जैसे कि कोई फेक न्यूज़ हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है। हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ गवर्नमेंट ये जो रूल आए हैं ये बहुत ज़्यादा गलत है, बट हमारे पास क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन नहीं है, रूल्स नहीं है, जिसके कारण जो फेक स्पीच है और फेक न्यूज़ है उसको हम यहाँ पर टैकल कर सकें। ओके इसको हम किस तरीके से लिमिट कर सकते हैं, हम एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेकर आएंगे तभी ये क्या होगा, यहाँ पर उसको हम टैकल कर सकते हैं। अब फेक न्यूज़ ये जो इसमें चेंजेस किए गए ये सब गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से किए गए कि अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ ऐसा आता है तो उसको हम फेक न्यूज़ मतलब कि ऐसा डिक्लेयर करके उसको स्टक डाउन कर देंगे। बट अगर हम फेक न्यूज़ की बात करें तो फेक न्यूज़ सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी में नहीं, अगर हम लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो सोसाइटी में अगर हम देखते हैं तो किसी भी कास्ट के अगेंस्ट में फेक न्यूज़ आ सकती है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट में, किसी रीजन के अगेंस्ट में, किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट में भी फेक न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। तो उससे आप उसको टैकल करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग लॉ नहीं है। तो एक तरीके से इसमें यही कहा जा रहा है कि ये क्या है, ये जो न्यू रूल आया है वो क्या कर रहा है, इंडिया की जो लिबर्टी है उसको यहाँ पे असॉल्ट कर रहा है। इसमें आप एक केस याद रख सकते हैं, यहाँ पर क्या बताया कि श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, जो आईटी एक्ट है उसको यहाँ पे आईटी एक्ट का सेक्शन 66A उसको यहाँ पे स्ट्राइक डाउन कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा था, हेल्ड दैट द law that limit speech can neither be vague nor overbroad. The amendment of IT rules suffer both accounts. First, the notification fails to define fake news. Second, it allows the government to fast track check unit to make declaration on the veracity of a news in respect of any business। तो देखिए इसमें हमने ये सारी जो फैक्ट्स चीज़ें उसको तो डिस्कस कर लिया। अभी जो केस आया था इसमें मेनली ये था कि जो फैक्ट चेक है ये 2015 का केस है और इस केस में मैंने ये कहा था कि जो ये सेक्शन है कोई भी जो आप ऐसे जो वेग वर्ड है, ओवर ब्रॉड है, इन तरीके के स्पीच को यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो हमारे पास ऐसा कोई लॉ भी नहीं है जो कि क्या करे, इस तरीके जो वेग वर्ड्स और हम चीज़ों को यूज़ करते हैं, वर्ड्स को यूज़ करते हैं, उसको यहाँ पे क्या करें, लिमिट करें। तो यहाँ पर हमें क्या ज़रूरत है कि हम एक स्ट्रॉन्ग लॉ लेकर आए जिसके कारण हम जो फेक न्यूज़ है उसको यहाँ पे ओवरऑल मतलब कि हमें पूरे पर्सपेक्टिव से देखना होगा, पूरे होल इसका पर्सपेक्टिव लेना होगा, इवन सोसाइटी का भी और गवर्नमेंट का भी, जिससे हम जो फेक न्यूज़ है उसको यहाँ पे कर्टेल कर सकें, टैकल कर सकें। ओके नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडिया यूएई कॉपरेशन टू सॉल्व रीजनल फूड सिक्योरिटी। अब हम यूएई और इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर यूएई की अगर हम बात करें तो ये गल्फ कंट्री, आप सभी को पता है, इसका जो बॉर्डर है यूएई का आप अगर लोकेशन देखेंगे तो ये यूएई आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है सऊदी अरेबिया। ओके यहाँ पर आती है हमारी कंट्री ओमान और यहाँ पर हमारा आता है पर्शियन गल्फ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके का कुछ ऐसा मैप है, यहाँ पे पर्शियन गल्फ होता है और यहाँ पर कौन है, ईरान है। ठीक है, तो ये यूएई ये जो रीजन है यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है नहीं होता। एक तरीके से हम देखें तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ यहाँ पर नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का रीज़न ही ऐसा है और लैंड आप ऐसा कह सकते हैं कि जिसके कारण वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ नहीं होती हैं। तो इंडिया क्या बन सकता है, एक फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है इस रीजन में। ओके तो इसी के चलते देखिए जैसे कि
जो ये यूएई कंट्रीज हैं वो क्या कर सकते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर चल रहा है कि यूएई लार्जेस्ट फ्री ट्रेड जोन लॉन्च एजिरोटा एग्री ट्रेडिंग एंड कम्युनिटी प्लेटफॉर्म टू लिंक इंडिया फार्मर टू फूड कंपनीज इन यूएई। तो इसमें यही कहा रहा है, मतलब कि इस आर्टिकल में मेनली यही डिस्कस किया जा रहा है कि इंडिया क्या बन सकता है, फूड सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकता है इस कंट्री के लिए। अगर हम देखते हैं कैपेबिलिटीज, इंडिया की पहले कैपेबिलिटीज की बात करते हैं कि इंडिया के पास कितनी कैपेबिलिटीज है। ओके, तो देखिए, ग्लोबल एग्री एक्सपोर्ट पावर हाउस यूजिंग इट्स वास्ट ट्रैक्ट्स एंड अर्बन लैंड, अ हाईली favorable climate and large growing food production and processing sector, along with the serving global market with its diversified agri produce, India has in recent year acted as a humanitarian provider of food। तो इंडिया अगर हम देखें तो इंडिया में बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर, मतलब कि एक पावर हाउस कह सकते हैं एग्री एक्सपोर्ट्स का। यहाँ पर हमारे पास क्या एक फेवरेबल क्लाइमेट है और हमारे पास यहाँ पर लैंड्स है, जिसके कारण यहाँ पे जो फूड का प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और हमारा जो प्रोसेसिंग सेक्टर है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे एग्री प्रोड्यूस है उसको यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। इन रिसेंट टाइम्स में हमने, रिसेंट ईयर्स में हमने देखा है कि इंडिया ने क्या बना है, एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोवाइडर बना है, फूड humanitarian provider of food बना है in developing countries, demonstrate awareness of its evolving role in advancing regional and global food security। ओके, अगर हम बात करते हैं इंडिया इस टाइम पर क्या कर रहा है, इंडिया वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो यहाँ पर जो फूड आइटम्स है, एक तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं, एग्रीकल्चरल फूड्स है उनको यहाँ पे क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ओके, अगर हम इन पैरेलल देखें तो इंडिया में भी बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि हमारा पीडीएस सिस्टम, तो ये क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम है। तो आपको ये याद रखना, जो हमारा पीडीएस सिस्टम है वो इंडिया का, मतलब वर्ल्ड का लार्जेस्ट फूड सब्सिडी प्रोग्राम है, जिसमें हमने 800 मिलियन सिटीजन को यहाँ पे फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं इन सब्सिडाइज फॉर्म। ओके, उसके अगेंस्ट नेक्स्ट अगर हम देखें तो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ओवर रीचिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक न्यूट्रिशन, पोषण अभियान जो हमारा है, जिसमें हमने मेन फोकस किया कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो हमारे विमेन्स और चिल्ड्रंस हैं उनको यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोग्राम है। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, जो पोषण अभियान है हमारा, तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट न्यूट्रिशन प्रोग्राम, यहाँ पर हम न्यूट्रिशन का भी ध्यान रख रहे हैं। तो एज अ पार्ट ऑफ G20 प्रेसिडेंसी इंडिया क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है कंजम्पशन एंड हम यहाँ पर G20 की प्रेसिडेंसी है और यहाँ पर हम क्या प्रमोट कर रहे हैं कि जो मिलेट्स है उसका जो कंजप्शन है, उसकी जो फार्मिंग है उसको ज्यादा ज्यादा यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो बहुत ज्यादा न्यूट्रियस होते हैं, ये ड्रॉट रेजिस्टेंस है, सस्टेनेबल क्रॉप है, जो कि हमारा जो मेन फोकस है इस टाइम पर हम क्या कर रहे हैं, जो ग्लोबल फूड सिक्योरिटी डायलॉग है, इस पर हमारा ज्यादा फोकस है। इंडिया की प्रेसिडेंसी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किस पर फोकस कर रहे हैं, 3 C's पर। तो आप यहाँ पर ये देखिए, आपके आंसर्स में इसको आप कोट कर सकते हैं। 3 C's क्या है, कोविड, कन्फ्लिक्ट एंड क्लाइमेट। तो ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे जो फूड सिक्योरिटी इंडिया, मतलब कि जो इशू है अक्रॉस द ग्लोबल, उसको हम यहाँ पर क्या कर सकें, इंश्योर कर सकें। ठीक है, फूड सिक्योरिटी को यहाँ पर हम कम कर सकें। अब इंडिया और यूएई की बात करते हैं तो देखिए, इंडिया ब्रिंग टू द टेबल एन incredible wealth of food sector experiencing the ability to operationalize the world largest food supply chain, formidable capabilities that are strengthening the India UAE food security partnership। तो यहाँ पर देखिए इंडिया क्या कर रहा है, अपने आप को फूड सेक्टर में क्या आगे ला सकता है और इंडिया यूएई का क्या बन सकता है, फूड सिक्योरिटी यहाँ पे पार्टनरशिप हो सकती है और जो हमारे रिलेशन है यहाँ पर इसको और ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लास्ट ईयर हम बात करते हैं I2U2 में, जिसमें इंडिया, इजराइल और यूएई था, उसमें उन्होंने इस समिट में हमने क्या कहा था, द यूएई कमिटेड 2 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स द कंस्ट्रक्टिंग फूड पार्क्स इन इंडिया। यहाँ पर यूएई ने क्या किया, एमपी में एंड गुजरात में फूड पार्क्स को क्या किया है, एस्टैब्लिश करने के लिए, उसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे $2 बिलियन का क्या किया है, इन्वेस्टमेंट करने की बात कही है, जिसमें फूड पार्क्स मतलब कि जो जितने भी फूड ग्रेन्स होगी उसको यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाएगी, फूड प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, उसका जो सर्टिफिकेशन होगा, तो इन सारी चीज़ों को लेकर यहाँ पर क्या है, $2 बिलियन का पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, जिसमें कि हम मेनली डीपी जो वर्ल्ड्स है हैज टेकन इंडियाज इनविजन प्रेजेंस ऑन द ग्लोबल फूड वैल्यू चेन बियॉन्ड द यूएई। हम सिर्फ यूएई की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो पूरा रीजन है, हमारी जो गल्फ कंट्रीज हैं, वहां पर भी हम क्या बन सकते हैं, हमारे, अगर हम देखें यूएई में हमारे साथ हमारे रिलेशन, यहाँ पे फूड जो पार्टनर है, जो फूड सेक्टर है, अगर यहाँ पे फूड सिक्योरिटी के इंश्योर करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में जो हमारे अदर मार्केट्स हैं उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारे लिए मतलब कि एक तरीके से बहुत बड़ा आपके लिए कह सकते हैं कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इंडिया के सामने आ रही है। जो हमारा द कॉरिडोर पोटेंशियली commence are route for food made and processed in India
बिगनिंग देयर आउटब्ले जर्नी ऑफ इंडियन कॉस्ट एंड अरेबियन सी पासिंग थ्रू यूए। तो उसमें मतलब ये पूरा कॉरिडोर बताया कि जो फूड पार्क है उसमें कैसी चीज़ें होंगी, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग इंडिया में कैसे होगी, उसकी बिगनिंग कैसे होगी, फिर उसका जो पूरा ट्रेड होगा फूड का वो किस तरीके से होगा। तो ये पूरा कॉरिडोर मतलब एक तरीके से ये पूरा ये बता रहा है कि हम यहाँ पर जो मिलियंस ऑफ वर्कर्स हैं उनकी इफिशियंसी और ग्रोथ को हम यहाँ पर इंश्योर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है दुबई के, मतलब कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो यूएई का लार्जेस्ट हम यहाँ के क्या बन सकते हैं, फ्री ट्रेड जोन भी बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्री ट्रेडिंग और कम्युनिटी जो प्लेटफॉर्म है, अब यहाँ पे इसको यहाँ पे एक जो ऐप है उसको निकाला गया है जो फार्मर कंपनीज है, इंडियन फार्मर एंड फूड कंपनीज इन यूएई उनके लिए। ओके, यूएई फूड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें, जो कंपनी ट्रेडर्स होलसेलर्स हैं, स्टॉक प्रोडक्ट दे इमिरेंट स्टोर अलॉन्ग साइड दिस इनिशिएटिव यूएई बेस्ड एंटिटीज आर इन्वेस्टिंग 7 बिलियन इन मेगा फूड पार्क्स। यहाँ पे जो यूएई बेस्ड एंटिटीज हैं वो क्या कर रही हैं, जो मेगा फूड पार्क्स हैं उनमें 7 बिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। इससे इंडिया के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, इंडिया के लिए बेनिफिट्स की बात करते हैं तो हमारा जो फूड सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इसमें और ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। अगर यूएई का प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो इंडिया के लिए बेनिफिट्स पहले की बात करते हैं कि एक तो हमारा फूड चेन जो सप्लाई, हम फूड सिक्योरिटी को इस रीजन में इंश्योर कर सकते हैं। ओके, दूसरा यहाँ पे इस तरीके की जो हमारे नॉन फार्म एग्री जॉब्स हैं वो और ज़्यादा क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। लैक्स ऑफ यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। ये क्या करेगी, जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेबिलिटीज़ है यूएई के साथ उसको यहाँ पे इंक्रीज करेगा। जो हमारा ग्लोबल मार्केट प्लेस है उसको, उसके लिए एक रास्ता हमारे लिए यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। तो इंडिया और यूएई साथ में आकर हमारे जो स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क साथ में लाकर हम क्या कर सकते हैं, एक सस्टेनेबल, इंक्लूसिव, एफिशिएंट और रेजिलेंट फ्यूचर ऑफ फूड को यहाँ पे इंश्योर कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज ओल्ड फ्रेंड्स। अब इसमें रशिया की बात की जा रही है कि मतलब कि रशिया का स्टैंड, मतलब कि इंडिया का इस टाइम पे स्टैंड कैसा होना चाहिए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में। अगर आप बात करते हैं कि अभी इस टाइम पर हम देख रहे हैं कि जो रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्टर उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, तो उनके बीच में जो मीटिंग है उस मीटिंग में हमने ये बात की जा रही है कि जो ट्रेड टाइज हैं इंडिया और रशिया के बीच में उसको और ज़्यादा हम क्या करेंगे, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात की गई। अगर हम एट प्रेजेंट देखें तो हमारा जो टारगेट था कि हमारा जो मतलब कि बायलैटरल ट्रेड होगा 2.6 टाइम, इस टाइम पे कितना चल रहा है, आगे चल रहा है। हमारा मेन टारगेट अगर हम देखें तो पास्ट ईयर में बायलैटरल ट्रेड अप टू 2.6 टाइम्स इन द पास्ट ईयर एंड अबाउट 45 बिलियन surpassing the 2025 target. Both are noted that problem in trade imbalance calling for market access and the use of national currencies. अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं दोनों कंट्रीज की, जैसे कि ट्रेड डेफिशिट और ट्रेड इम्बैलेंस हो रहा है। तो यहाँ पे दोनों ने ये चीज़ों को, मतलब कि दोनों कंट्रीज इंडिया एंड रशिया यहाँ पे साथ में आ रही हैं, और जो ये हमारे कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है जो हमारे बायलैटरल रिलेशन में, कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस में यहाँ पे हर्डल बन रही है, तो उसको यहाँ पे टैकल करने की बात की कि किस तरीके से उसको हम नॉर्मलाइज करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड कर रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड हो, जो मार्केट हो, उसको हम एक्सेस करवाएं हमारी नेशनल करेंसीज में, जिसके कारण जो हमारे लिए क्या हो, इंडिया यूएस रशिया के लिए यहाँ पे क्या हो, कन्वीनियंट हो, जिसके कारण हम ट्रेड यहाँ पर कर सकें। ओके, लार्जेस्ट बैकग्राउंड की बात करते हैं, यहाँ पे इंडिया ये भी सैंक्शन करवाने की काम कर रखी। हमारा अभी जो नेगोशिएशन चल रहा है एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ईयू, आप सभी को पता है यहाँ पे इंडिया और ईयू के बीच में यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है। इसमें नेगोशिएशन हो रहे हैं, इसमें ब्राजील भी हमारे साथ आ रहा है, जर्मनी भी हमारे साथ आ रहा है कि ये जो एग्रीमेंट है वो जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, इसमें साइन हो जाए। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने लगेगा इंडिया और ईयू के जो नेशन है उनके बीच में। ओके, अब अगर हम बात करते हैं कि एट प्रेजेंट यहाँ पे एससीओ की भी क्या है, मीटिंग होने वाली है जुलाई में, आप सभी को पता है। ओके, अभी हमने देखा था कि रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगे थे, बट स्टिल यहाँ पे इंडिया क्या कर रहा था, रशिया से ऑयल परचेस कर रहा था। तो इस पर वेस्ट ने ये कहा था कि एक नेम टैग कर दिया था कि जो इंडिया क्या कर रहा है, एक तरीके से वॉर के, हम यहाँ पे सैंक्शंस लगा रहे हैं और इंडिया उनसे क्या कर रहा है, ऑयल परचेस कर रहा है और उनकी जो इकॉनमी है उसको यहाँ पे बोस्टर, मतलब कि आगे बढ़ाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, रशिया नेग्लिजिबल 2.0 हैव जम्प्ड सिंस द वॉर टू मैसिव 28% ऑफ इट्स टोटल ऑयल इनटेक। तो पहले अगर हम वॉर से पहले देखें तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट होता था रशिया से वो 0.2% होता था, बट वॉर के बाद हमारा जो ये ऑयल इनटेक है वो कितना 28% यहाँ पर बढ़ चुका है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग to trade as well as growing deficit. While the Ukraine food minister accusation that India has blood on its hand by buying Russian oil is overstating the case. The impression that Delhi is benefiting from the war. तो इसमें यही कहा, मतलब कि फिर इंडिया के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से कि
आप स्टेटमेंट बताएगी कि इंडिया क्या कर रहा है, रशिया से जो ऑयल परचेस कर रहा है। तो एक तरीके से क्या है, रशिया के इंडिया के हाथ में क्या है, एक तरीके से ब्लड है। इंडिया के जो हाथ है वो ब्लड से यहाँ पर पूरे रंगे हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा यहाँ पे फायदा किसको हो रहा है, इंडिया को इस वॉर से हो रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर हमें इन सारी चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे यहाँ पर हिस्टोरिकली बहुत अच्छे रिलेशन रहे हैं। और एससीओ की यहाँ पे समिट होने वाली है। एससीओ के समिट में यहाँ पर आप सभी को पता है कि कौन कौन है, चाइना भी आ जाता है और रशिया भी आ जाता है। और दोनों कंट्रीज क्या हमारी नेबरिंग मतलब कि एशियन कंट्रीज हैं। और ये हमारे लिए हो जाती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ओके, अब यहाँ पे वेरियस जो मिस्टर मोदी विल सून विजिट जापान, ऑस्ट्रेलिया, द यूएस एंड फ्रांस ऑल्सो वेलकम मिस्टर पुतिन फॉर द एससीओ समिट इन दिल्ली इन जुलाई। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, फ्रांस की विजिट में भी जाने वाले हैं, जिससे हम यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है इस पर थोड़ा उसको नॉर्मलाइज करने की बात की जा रही है। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। Now next article is why is star planet pair emitting radio signals। अब यहाँ पर एक हमें न्यू आप ऐसा कह सकते हैं कि प्लैनेट मिला है जिसमें क्या हो रहा है, वो रेडियो सिग्नल्स को एमिट कर रहा है। रेडियो सिग्नल्स वो क्यों एमिट कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो उसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक स्टार है ये, जैसे कि सन हो गया। ओके, और यहाँ पर सन की ये ऑर्बिट्स हैं और यहाँ पर मार्स है, यूरेनस है, यहाँ पे अर्थ है। अर्थ में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, जिसके कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लाइट एमिट करता है। तो एक इसी तरीके से हमें एक न्यू स्टार मिला है, एक तरीके से न्यू प्लैनेट बना है। तो जैसे कि ये स्टार है वो अपने ऑर्बिट में यहाँ पे क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो अगर कोई भी प्लैनेट यहाँ पर किसी भी स्टार की चारों तरफ यहाँ पर रिवॉल्व करता है तो इट मीन्स यहाँ पर इसमें जब मैग्नेटिक फील्ड होती है तो वो क्या करता है, रेडियो सिग्नल्स मतलब कि एक तरीके से की लाइट एमिट करता है। तो उसी के बारे में इसमें बात की गई है। ओके, तो देखिए द YZ ZT-b हैज अ स्मॉल ऑर्बिट। एस्ट्रोनॉमर्स डिटरमाइन दैट द प्लैनेट जस्ट टेक अ कपल ऑफ अर्थ डे टू सर्कल इट्स स्टार। सिंस द मिड 1990s एस्ट्रोनॉमर्स हैव फाउंड हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट ऑर्बिटिंग स्टार सिमिलर टू सन। अब यहाँ पे मतलब कि 1990s से देखें तो हमारे एस्ट्रोनॉमर्स को यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ प्लैनेट्स मिले हैं। जैसे कि हम यहाँ पर सन एंड हमारा जो सोलार सिस्टम है उसके बारे में बात करें तो उसी तरीके के बहुत सारे यहाँ पे क्या है, सोलार सिस्टम है। टू हैव एन एटमॉस्फेयर और सस्टेन वाटर प्लैनेट हैज टू बी अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम इट्स डिस्टेंस स्टार इन ऑर्बिट सेट टू बी इन स्टार्स गोल्डीलॉक्स जोन। अब आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है, व्हाट इज गोल्डीलॉक्स जोन। तो देखिए किसी भी प्लैनेट में अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर लाइफ सस्टेन हो सकती है, मतलब कि वहाँ पर लाइफ हो सकती है, तो उसके लिए एक एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, वहाँ पर वाटर की ज़रूरत होती है। उसके लिए यहाँ पर देखिए ये सन है और यहाँ पर क्या है, अर्थ है। ओके, ये हमारा सन हो गया और ये है हमारा अर्थ। तो अर्थ क्या है, एक मतलब कि एक पर्टिकुलर यहाँ पर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण ही यहाँ का जो एटमॉस्फेयर अगर बहुत ज़्यादा पास होते हैं सन के, तो आप यहाँ पे जैसे कि मार्स हो गया, हमारा मार्स हो गया, वीनस हो गया, तो ये वीनस क्या सन के बहुत ज़्यादा पास है, इसलिए यहाँ पे लाइफ नहीं है। अगर हम जुपिटर की बात करते हैं तो ये क्या हो गए, बहुत ज़्यादा ही क्या हो गया, दूर हो गए हैं, जिसके कारण वहाँ भी क्या है, लाइफ सर्वाइव नहीं है। अर्थ और सन का जो एक डिस्टेंस है वो एक मतलब एग्जाम्पल यहाँ पर बताया गया है कि अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे अर्थ में क्या है, लाइफ है। और ये जो जोन होता है उसको हम कहते हैं गोल्डीलॉक जोन कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे कैसे पता चला हमें कि वो जो प्लैनेट हमने अभी न्यूज़ यहाँ पर YZ ZT-b जो स्मॉल प्लैनेट है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। तो विद सच ओवरवेलमिंग नंबर इट ऑल्सो stored a reason that a planetary magnetic field should be common outside of the solar system। तो मतलब सिर्फ सोलार सिस्टम में नहीं, सोलार सिस्टम के बाहर भी हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करती हैं प्लैनेट्स में। ओके, तो देखिए इसमें सिर्फ इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, हमने इसको यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे लिए आर्टिकल है यूनियन कैबिनेट गिव्स नॉट टू 6003 करोड़ क्वांटम मिशन। क्वांटम मिशन यहाँ पर हमारा चल रहा है, उसमें यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने नोट दिया है कितना, 6003 करोड़ रुपीस का जो एलोकेशन है उसको यहाँ पर हामी भर दी एक तरीके से। तो देखिए क्वांटम कंप्यूटर्स कैन वर्क सेवरल टाइम फास्टर देन द स्पीडिएस्ट मशीन्स ऑफ टुडे एंड फैसिलिटेट सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो यहाँ पर अब हम बात करें किसी क्वांटम कंप्यूटर्स की। क्वांटम कंप्यूटर ये जो मिशन है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि फास्टर वे में काम करता है इन कंपेरिजन टू जो हमारे आज के टाइम पे जो मशीन्स है, नॉर्मल कंप्यूटर्स हैं, इनसे और ज़्यादा फास्टर वे में कौन काम करता है, क्वांटम कंप्यूटर काम करता है। इसी के चलते हमारा एक मिशन है, इस मिशन को यहाँ पर क्या किया गया है, नेशनल क्वांटम मिशन। इस मिशन में हमें यहाँ पे जो फंड्स है उसको यहाँ पर रिलीज कर दिया। अब देखिए क्वांटम मिशन के बारे में हम देख लेते हैं।
तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या होती है, देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्वांटम मैकेनिज्म दैट वाज डेवलप्ड इन द अर्ली 20th सेंचुरी टू डिस्क्राइब नेचर एट द स्केल ऑफ एटम एंड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो जो एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं उसको, उनका जो नेचर उसको डिस्क्राइब करने के लिए पहले क्वांटम टेक्नोलॉजी आती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, इसका रिवोल्यूशन होता है, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा आगे बढ़ती है, इसका फाउंडेशन हमें समझ में आता है, उसके बारे में हम सारी चीज़ों को समझते हैं। तो ये एक तरीके से फिजिकल वर्ल्ड में एंड लेड टू ubiquitous inventions such as laser and semiconductor transistor। अब जब हमने यहाँ पे एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में समझा, उसके बारे में जाना, उसका जो नेचर उसको पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया, फिर हमने धीरे धीरे इसको चीज़ों को इन्वेंट करना स्टार्ट किया, जैसे लेजर हो गया, सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स हो गए, इसके बारे में। ये तो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ रेवोल्यूशन था। सेकंड फेज ऑफ रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो करंटली अंडरवे विद द गोल ऑफ पुटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्वांटम मैकेनिक इन रियल्म्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो पहले हमने ये जो एटम्स और एलिमेंट्री पार्टिकल्स है इसका यूज करके क्या बनाया, लेजर और सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर्स बनाए। अब सेकंड जो रेवोल्यूशन हो रहा है अभी ये ऑनगोइंग है, करंटली इसमें हम वर्क कर रहे हैं, तो इसमें मेनली हम क्या कर रहे हैं, जो क्वांटम मैकेनिज्म है उसको कंप्यूटर का जो रियल्म्स है उसमें यहाँ पे पुट करने की बात की जा रही है। यहाँ पे डिफरेंट ट्रेडिशनल ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है, बट इसका सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है हमारे लिए, तो क्वांटम कंप्यूटर्स कैन टैप इनटू द क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना to manipulate information and are expected to shed light on the processes of molecular and chemical interactions, address difficult optimization problem, boost the power of artificial intelligence। ये जो artificial intelligence है उसकी जो power उसको boost करेगा। These could open a door for new scientific discoveries। यहाँ पर हम new scientific discoveries कर सकते हैं, कुछ जो life saving drugs हैं improvements कर सकते हैं supply chain में, logistic and modeling of financial data। तो ये हमारे लिए इसलिए important हो जाता है quantum। ओके इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्वांटम जो एक तरीके से मिशन है, इसको यहाँ पे आगे बढ़ाने के लिए क्या जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है इसके लिए क्या क्या मिशन लेकर आया है, तो नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन है। क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी को यहाँ पे दिसंबर 2021 में क्या किया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। तो आर्मी इंडियन आर्मी ने इसको सेटअप किया था, तो आपको ये याद रखना है, इंडियन आर्मी सेटअप हो क्वांटम कंप्यूटिंग लेबोरेटरी एंड AI सेंटर एट मिलिट्री इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एट मऊ, मध्य प्रदेश में इसको सेटअप किया गया था। क्वांटम कम्युनिकेशन लैब को भी यहाँ पर सेटअप किया गया है। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज कंजर्वेशनलिस्ट इन श्रीलंका स्लैम्स प्लान टू एक्सपोर्ट मंकीज टू चाइना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये श्रीलंका के मंकीज हैं इनको क्या किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है चाइना में। पहले तो यहाँ पे प्रॉब्लम देख लेते हैं, मेनली यहाँ पे 1 लाख के आसपास क्या है ये मंकीज है और ये एंडेमिक है कहाँ, श्रीलंका में। अब यहाँ पर डिमांड की जा रही है कि चाइनीज़ एक कंपनी है जो लैब है वो डिमांड कर रही है, चाइनीज़ एक फर्म है कि ये जो एनिमल ब्रीडिंग कंपनी है वो उन्होंने श्रीलंकन पोर्टल पे देखा कि मतलब यहाँ पे ये इतने ज़्यादा मंकीज़ हैं तो इनको हम क्या करें यहाँ पर चाइना में एक्सपोर्ट कर लें। ओके बट यहाँ पर क्या है, देखिए अब श्रीलंका में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे जो फार्मर्स हैं वो यहाँ पर मतलब कि मंकी से बहुत ज़्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि ये जो क्रॉप्स हैं इन सारी चीज़ों को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। तो इसके चलते यहाँ पर टोटल देखें तो जो डेटा है अभी प्रेजेंट में तो 1 लाख मंकीज़ हैं। पहले अगर हम बात करते तो पहले ये 6 लाख तक थे। ओके इनका नाम क्या है, टोक मैक्यूस। तो आपको याद रखना टोक मैक्यूस इन मंकीज़ का नाम है, ये एंडेमिक टू श्रीलंका है। पहले 6 था बट यहाँ पे जो नेचुरल हैबिटाट का लॉस होने के कारण ये जो नंबर है ऑलरेडी क्या हो चुका है, डिक्रीज हो चुका है और ये इंडेंजर्ड मतलब कि इसका स्टेटस अगर हम देखें तो ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो देखिए मंकीज़ का जो नेचर ही है वो हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं बट उनको एक्सपोर्ट करना, अब चाइना में फिर उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है, क्या होता है उनके साथ, ठीक है, तो उसके चलते मतलब उनके साथ मतलब कि लैब में ले जाएंगे और उनके साथ एक तरीके से वेरियस वहाँ पे टेस्ट किए जा सकते हैं, तो उनके साथ असॉल्ट भी होगा। तो हमारे पास मतलब कि यहाँ पर रीज़न नहीं है कि हम उन्हें क्यों, तो इसी के चलते यहाँ पर डिमांड उठ रही है कि हमें ये नहीं करना है। हम इन मंकीज़ के बारे में देख लेते हैं। द टोक मैक्यू इज़ द कॉमनली फाउंड इन मंकीज़ इन श्रीलंका में पाए जाते हैं। ये आर द स्मॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ मकाका। ये क्या है, मंकीज़ की स्मॉलेस्ट स्पीशीज है। ये गोल्डन ब्राउन कलर के मंकीज़ होते हैं। ओके लोकली इनको अगर हम देखें तो रिलावा के नाम से जाना जाता है। इट इज़ ईजिली डिस्टिंग्विश्ड बाय द टोक शेप्ड स्विल ऑफ हेल ऑन द टॉप ऑफ द इट्स हेड्स विद द अमाउंट ऑफ हेयर ऑन द टॉप ऑफ हेड बीइंग जियोग्राफिकली वेरिएबल विद इन देयर रेंज। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इस तरीके के मंकीज़ हैं। ओके तो इनके जो बाल होते हैं, देखिए यहाँ पर हेड में देखेंगे तो इस तरीके से जैसे कि टॉप होता है ना,
उस तरीके से इनके हेयर में ऐसे बाल होते हैं, इसलिए आप इनका मतलब एक पहचान है। ये एंडेमिक टू श्रीलंका है। दे फॉर्म अ लार्ज ट्रूप विद द कॉम्प्लेक्स सोशल हायरकीज कॉमनली सीन इन श्रीलंकन कल्चर ट्राइंगल ऑफ टेम्पल्स एंड निकनेम टेम्पल मंकीज। इनको टेम्पल मंकीज के भी नाम से जाना जाता है। थ्रेटन बाय हैबिटाट लॉस और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट और हैबिटाट लॉस के कारण इन पर क्या है, थ्रेट है। ओके तो आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।